एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक और बात स्वागत करते हैं। और आज मैं पीएनएसटी की सीरीज़ में फिज़िक्स के जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स थी फॉर्मूले को लेकर के उससे संबंधित मैं ये तीसरा वीडियो यहाँ पर अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हो सकते हैं जो पुरानी वीडियो में कवर नहीं हो पाए हैं। मैंने आपको पहले ही कमिटमेंट किया है कि जो पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में फिजिक्स के जो बेसिक प्रॉब्लम है वो फार्मूले को लेकर के है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे ये रिकमेंड किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मूले हम कैसे याद कर सकते हैं, तो उसी सीरीज़ में मैं फिजिक्स की जो बेसिक फार्मूले वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। और इस तीसरे वीडियो में मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम फार्मूलेज आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जो स्टूडेंट्स भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक विशेष गाइडलाइंस ये है कि आप प्रिपरेशन करते रहिए। जब तक आपका एग्जामिनेशन है आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में प्रिपरेशन करते रहिए। एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम में जो प्रिपरेशन होती है वो प्रिपरेशन आपको एक एक्स्ट्रा जो मार्क्स गेन करके देती है। अगर मान लीजिए लास्ट टाइम में आप अच्छी प्लानिंग और एक फ्री माइंडसेट के साथ में अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके बाकी स्टूडेंट से 5 to 7 मार्क्स या 10 मार्क्स या 15 मार्क्स, इवन अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी प्लानिंग करके 5 से 7 दिन को अगर यूटिलाइज कर लिया लास्ट टाइमिंग में, तो आप लोगों को 20 मार्क्स तक भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलेज। ठीक है, सबसे पहले सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल, मतलब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। ठीक है भी, जहां पर एल जो होती है वो रस्सी की लंबाई होती है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टी जो होता है टाइम पीरियड। तो सिंपल पेंडुलम सरल लोलक का आवर्तकाल जो है इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। देन उसके बाद स्प्रिंग का आवर्तकाल, जिस प्रकार से सरल लोलक में आवर्तकाल ज्ञात करते हैं उसी प्रकार स्प्रिंग का भी आवर्तकाल ज्ञात करते हैं। और उसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है m डिवाइडेड बाई के, जहां पर k जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अनुनाद की आवृत्ति, ये जो रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है स्प्रिंग में, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ऊपर जो फॉर्मूला होता है उसी का उल्टा होता है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई रूट के डिवाइडेड बाई एम। जो स्प्रिंग का आवर्तकाल होता है वही अनुनाद की आवृत्ति का फॉर्मूला उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तरंग आवृत्ति एवं वेग v इज इक्वल टू एन लेमडा, जहां पर लेमडा जो होता है उस तरंग की या उस वेव की तरंग दैर्ध्य होती है, मतलब वेवलेंथ होती है। और जो v जो होता है उसकी वेलोसिटी मतलब वेग होता है, और n जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल से रिलेटेड दो फॉर्मूले हमारे पास में बेसिकली है। v इज इक्वल टू रूट ई डिवाइडेड बाई रूट डी, जहां पर ई जो होता है वो होता है मीडियम की इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्था, और डी जो होता है वो डेंसिटी होता है। तो दोनों का वर्गमूल लेकर के भाग दे देते हैं तो ध्वनि की चाल आ जाती है, ध्वनि का वेग ज्ञात कर सकते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं दूसरा एक और फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम लाप्लास फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, गामा पी बाई डी। ठीक है भी, जहां पर गामा जो होता है थर्मोडायनेमिक इंडेक्स होता है, इसकी वैल्यू 1.33 से लेकर के बियॉन्ड द लिमिट होती है। और उसके बाद P की जो वैल्यू होती है वो प्रेशर होता है वायुमंडल का। ठीक है, और D वही डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर मान लीजिए कोई ध्वनि या मान लीजिए कोई वेव अगर चल रही तो उसमें दो चीज आती है, कलांतर और पथांतर, मतलब फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। तो जो फेस डिफरेंस जो होता है वो फाई होता है, और उसको हम लिखते हैं फेस डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा एक्स जो हो जाता है आपका पथांतर और फाई जो हो जाता है आपका कलांतर। तरंगों का परिणामी आयाम जो होता है सुपरपोजिशन थ्योरम या व्यतिकरण में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पर दो तरंगे मिलती हैं जिनके क्रमशः जो मैग्नीट्यूड या आयाम होते हैं a1 और a2 होते हैं। जब दोनों के बीच में सुपरपोजिशन होता है तो नई तरंग बनती है, नया वेव बनता है, उसका रिजल्टेंट, उसके आयाम का रिजल्टेंट। उसके बाद तीव्रता एवं आयाम में संबंध, किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इस पर क्वेश्चन आया है। ठीक है, रस्सी में आवृत्ति, जो रस्सी में जो आवृत्ति होती है, रस्सी की आवृत्ति जो निकाली जाती है n इज इक्वल टू 1/2l डिवाइडेड बाई t डिवाइडेड बाई m फॉर रस्सी का टोटल मास, t फॉर रस्सी का टोटल टेंशन, रस्सी में जो टेंशन होता है, और जो l जो होती है वो रस्सी की लंबाई होती है। तो किसी भी आपकी जो मैकेनिकल जो फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है
या मैकेनिकल या फिजिकल बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है ये इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। देन उसके बाद बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट की। तो डॉपलर इफेक्ट में तो कंडीशन वैसे बहुत सारी कंडीशन है, 6 से 7 कंडीशन इसमें आती है, लेकिन मैं इसमें एक कंडीशन बता रहा हूँ, बाकी जो कंडीशन आप कोरिलेट करके थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। डॉपलर इफेक्ट में हमेशा हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं आभासी आवृत्ति एनडेस, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है v प्लस V0 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू n, जहां पर n जो होता है वास्तविक आवृत्ति, v जो होता है ध्वनि की चाल, और जो V0 जो होता है वो होता है आपका श्रोता, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसकी चाल। तो ये इस प्रकार से कंडीशन, जबकि जो स्रोत है उसकी तरफ, मान लीजिए कि ट्रेन की तरफ एक व्यक्ति भाग रहा है और ट्रेन हॉर्न मार रही है, तो ट्रेन अगर स्थिर है और हॉर्न मार रही है और ट्रेन के तरफ अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति V0 वेग से अगर गति कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन का एक फॉर्मूला है। वैसे इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, इसमें आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद तापमान सूत्र, तापमान सूत्र आपको पता होगा C/5 F माइनस 32/9, उसके बाद K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5 और R/4, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जो फॉर्मूला है इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा आता है। उसके बाद चार्ल्स का नियम, तो चार्ल्स का नियम आप जानते हैं, चार्ल्स का नियम आप जानते ही होंगे, ठीक है भी, T1/V1 इज इक्वल टू T2/V2, ठीक है। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है। बॉयल का नियम आप जानते होंगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और जो दाब का नियम जो होता है वो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। इसमें एक और कंडीशन है, फाइनल जो हम लोग फाइनल जो वॉल्यूम निकालते हैं वो कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है भी, 273 डिवाइडेड बाई आपका ये इस प्रकार से भी निकाला जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई टी भी कर सकते हैं, मतलब जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग आयतन भी निकाला जाता है, ठीक है अभी। उसके बाद फिर प्रेशर इस प्रकार से निकालते हैं, P0 1 प्लस T डिवाइडेड बाई 273.15 भी रहता है इसमें, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 लॉ और 3 लॉ के फिर ये 2 जो एक्स्ट्रा कभी कभार न्यूमेरिकल इसी से आ जाते हैं। वंडर वॉल समीकरण आप जानते होंगे, P प्लस A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर और V माइनस B इज इक्वल टू nRT। ये वंडर वॉल इक्वेशन कभी कभी सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं पहचानने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आता है ठोसों में प्रसार गुणांक अल्फा, बीटा और गामा, इनमें जो रेशियो है 1/2/3 है ना, 1:2:3, ये आप याद रखिए। उष्मा कैपिटल Q इज इक्वल टू, मतलब हीट की वैल्यू कितनी होती है, किसी भी बॉडी में हीट की वैल्यू कितनी होती है, वो वैल्यू होती है ms डेल्टा T, ठीक है, जहां पर S जो होता है उस बॉडी की विशिष्ट उष्मा यानी स्पेसिफिक हीट। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं विशिष्ट उष्मा। तो विशिष्ट उष्मा, जब हम गैसों की विशिष्ट उष्मा ज्ञात करते हैं, CV इज इक्वल टू du/dt, और ये du/dt क्या है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर के साथ चेंज, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर के साथ में जो कुछ भी चेंजेस होता है वो आपकी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस कहलाती है। देन उसके बाद चलते हैं मेयर समीकरण, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R और Cp डिवाइडेड बाई CV इज इक्वल टू गामा, ठीक है भी। फिर गामा की वैल्यू 1.67 भी होती है, 1.33 भी होती है और 1.40 भी होती है, 1.285 भी होती है। तो इसमें मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मल्टी एटॉमिक गैसेस के थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, ये वैल्यूज आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चालन में जो हीट होती है, मतलब जो चालन कंडक्शन में जो हीट का कॉन्सेप्ट है, उसमें टोटल जो हीट पर यूनिट टाइम, टोटल हीट प्रोपेगेशन पर यूनिट टाइम का जो बेसिक फंडामेंटल है वो है KA dt/dx, ठीक है, जहां पर K जो है वो कंडक्शन गुणांक है, ठीक है, और A जो है वो एरिया है और dt/dx टेम्परेचर प्रोफाइल है। उसी अनुसार संवहन मतलब कन्विक्शन में, कंडक्शन का फॉर्मूला ये कन्विक्शन, Q डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू HA dt। H जो है वो कन्विक्शन गुणांक, संवहन गुणांक, A क्षेत्रफल और dt जो है टेम्परेचर में अंतर, ठीक है। इसी प्रकार जब ऊष्मा चलती है चालन में, संवहन में या कन्वेक्शन में, मतलब उसके बाद एक रेडिएशन भी टॉपिक आता है। तो रेडिएशन में जो ऊष्मा 3 प्रकार से ट्रांसफर होती है, एक तो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन, दूसरा अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका ट्रांसमिशन यानी पारगमन। तो इन तीनों जो गुणांकों का जो योग होता है वो होता है कितना, 1, R प्लस A प्लस T इज इक्वल टू 1, ठीक है। विन समीकरण लैम्डा मिनिमम इंटू टी मैक्सिमम इज इक्वल टू बी, ये विन समीकरण, इसकी जो वैल्यू होती है 2.88 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन,
ठीक है भाई, ये चीज आपको याद रखना है। ये विन समीकरण लैम्डा मिनिमम इंटू टी मैक्सिमम इज इक्वल टू बी, और ये जो बिन नियतांक है इसकी वैल्यू 2.88 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। स्टीफन का समीकरण Q इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, मतलब जो उत्सर्जित उष्मा होती है, एक्सट्रैक्ट उष्मा होती है, वो जो उष्मा टेम्परेचर के साथ में फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जहां पर सिग्मा जो होता है स्टीफन कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू आप देख सकते हैं 5.68 समथिंग 10⁻⁻8 होता है। ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम, किसी भी बॉडी की जो कूलिंग रेट होती है, ठंडा होने की जो दर होती है, वो होती है डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा, जहां पर जो थीटा होता है ये वायुमंडल का टेम्परेचर होता है, और θ1 और θ2 उस बॉडी का प्रारंभिक और अंतिम टेम्परेचर होता है जब बॉडी स्टार्ट होती है ठंडा होना, और जब बॉडी मतलब जब बॉडी ठंडा हो जाती है तो θ1 और θ2 का एवरेज लेते हैं और माइनस वायुमंडल का टेम्परेचर। तो इन दोनों का सॉल्यूशन करने के बाद थीटा डी थीटा बाई डीटा मतलब डी टी की जो वैल्यू आती है वो कहलाता है आपका न्यूटन का शीतलन नियम या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये इतने जो फॉर्मूले आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो बेसिकली टॉपिक कवर किया गया है वो दोलन है, कंपन है, ध्वनि है, और थर्मोडायनेमिक्स वाला पूरा पोर्शन अभी नहीं आया है। अगली वीडियो में मैं कार्नो इंजन वाले जो टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज को आप याद कर लीजिए। मुश्किल से 5 से 10 मिनट भी अगर आप कॉन्शियस होकर के प्रिपेयर करते हैं तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। रिवीजन करके जाइए ये सारे फॉर्मूलेज। एक वीडियो की वजह से अगर मान लीजिए आपके 4 मार्क्स या 5 मार्क्स अगर एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि लास्ट टाइम में ऐसे वीडियोस देख करके आप जो कर रहे हैं वो बहुत बेस्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो 2-2, 3-3 नंबर की आपकी जो एक्स्ट्रा जो प्रिपरेशन हो रही है एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बहुत बेनिफिट देने वाली फाइनल स्कोर में। सो विश यू ऑल द बेस्ट।